जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे गद्यांश और पद्यांश दोनों को एक साथ। तो ये आपका 2023 का पेपर है जो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमको खंड बा के प्रश्न हल करना है जो 6-6 नंबर के आते हैं दोनों। तो हम किस प्रकार से, देखिए इसको इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं दिखाता हूं आपको कि गद्यांश किस प्रकार से हल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है खंड बा में, लिखा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रता के लिए एक आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार व्यक्ति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से हल करेंगे, ये आपको उतना ही हल करना है फ्रेंड्स जो इसमें अंडरलाइन दिया हुआ, क्योंकि लिखता है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न आपके इस प्रकार से, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, इसकी व्याख्या क्या है और इसकी संदर्भ क्या है। तो संदर्भ सहित, व्याख्या सहित, फ्रेंड्स प्रसंग सहित लिखेंगे, आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके एग्जाम भी 1-2 दिन में नजदीक आ गए हैं, तो ऐसे आपको पहचानना है। तो आपको सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये पहचानना है कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, जो ये गद्य आधारित 3 प्रश्न है, जहां तक ये लाइन खींची हुई, रेखा खींची हुई फ्रेंड्स, आपको वहीं तक का व्याख्या करना है, अलग से नहीं करना। तो देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया है जो, तो यहाँ पे आपको लिख देना है यह कोई बात उत्साही का, यहाँ से डॉट डॉट छोड़ देना है, ये आप कर ही लेंगे। इसके बाद संदर्भ में लिख देना है फ्रेंड्स कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हो गया फ्रेंड्स, आपका पहला संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो इस प्रकार लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग आपको डाल देना है और फ्रेंड्स इसे अंडरलाइन कर देना है। तो आप इसे अंडरलाइन कर देंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही मित्रता हो सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं फ्रेंड्स कि ये धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। तो उन्होंने कहा, लेखक कहते हैं कि यह धारणा उचित नहीं है, विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग भिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं, इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्लभ व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ और दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो फ्रेंड्स ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अब फ्रेंड्स ये लेखक क्या कहना चाहता है यहाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ लेखक ने बताया भी है कि राम धीर शांत प्रवृत्ति के थे लेकिन लक्ष्मण उग्र प्रवृत्ति के थे। राम शांत रहते थे और लक्ष्मण क्रोधित थे। दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं था। इस प्रकार ये आपका उदाहरण है, आप इसे लिख देंगे। इसके बाद कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता फ्रेंड्स खूब निभी। इस प्रकार लेखक कहना चाहता है कि ये नहीं कि दोनों एक ही लक्षण के हों, एक ही प्रवृत्ति के हों तो मित्रता हो सकती है, ऐसा कदापि नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से किसी को मित्रता हो सकती है। तो लेखक इसके माध्यम से ये कहना चाहता है फ्रेंड्स कि एक झगड़ालू है, एक शांत प्रवृत्ति का, तो ऐसा नहीं है कि उनमें मित्रता नहीं होती। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये आपकी पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो गई, जिसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से है। और लास्ट में आपका फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन जो है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो लेखक क्या कहना चाहता है ये मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ये कहना चाहता है फ्रेंड्स, आपको लिख देना है, 3 नंबर डाल के आपको लिखना। तीसरा ये है, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना क्या चाहता है। तो फ्रेंड्स प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी कहते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर भिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। आप फ्रेंड्स अगर दुर्बल हैं तो बलवान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, अगर आप दुखी हैं तो कोई अगर हंसा रहा है या बैठा है मजाक चल रहा है तो वहां उस तरफ आकर्षित हो जाएं। तो लेखक का मेन मोटो ये था फ्रेंड्स।
अब फ्रेंड्स ये आपका गद्य कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पद्य की ओर। तो फ्रेंड्स आपका पद्य इस प्रकार से दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने इसका एक अलग से भी वीडियो बना दिया है फ्रेंड्स, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर पद्यांश में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तो फ्रेंड्स आपको इतना ही लिखना है जितना अंडरलाइन दिया हुआ है। तो अंडरलाइन की व्याख्या करना है आपको, ना कि यहाँ की करना है। तो फ्रेंड्स जब आप इस पद्य को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इसे किस कवि ने लिखा है या किस कवि द्वारा रचित है। तो आपको इसमें पढ़ना है पहले कि धूरि भरे अति शोभत श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिराय अंगना पग पैजनी बाजत पीर कचोटी वा छवि को रस खान बिलोकत। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका यह रस खान बिलोकति, तो आप यहाँ से पता लगा लेंगे कि इस किस कवि ने इसे लिखा है। तो रस खान जी द्वारा ये रचित है। आइए हम आपको सबसे पहले फ्रेंड्स क्या लिखने हैं, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा का है, आपको ऐसे डाल लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लिखना है कि संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश रसखान कवि द्वारा रचित है। सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है, सवैया शीर्षक से लिया गया। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। फ्रेंड्स संदर्भ आप लिखेंगे चाहे गद्य हो चाहे पद्य, इतना ही लिख देंगे, दोनों में सेम चलता है। सिर्फ यहाँ बदल जाता है कि पद्य की जगह गद्य हो जाता है और गद्य की जगह पद्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यानी मतलब उनकी बाल जो अवस्था में सुंदरता थी वो छोटे थे, तो उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। इस सवैया में कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई। फ्रेंड्स और उनके सिर पर वैसी ही चोटी बनी हुई है। वो अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। प्रकार फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है कि वो खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही थी और वे पीली लंगोटी पहने हुए थे। ये आपका रेखांकित अंश की फ्रेंड्स व्याख्या कंप्लीट हो गई। आपका जो तीसरा प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से था कि प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तीसरे में आपको लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीनने वाले कौवे को भाग्यशाली बताया गया। इतना फ्रेंड्स अगर आप लिख देते हैं तो आपके 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ साफ और स्वच्छ तरीके से मैंने लिख के आपको बता दिया है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।